हेलो बच्चों, वेलकम टू एचजीटी क्लासेस। आज के इस क्लास में हम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 10th की फिजिक्स से रिलेटेड असर्शन और रीजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस अभी न्यू पैटर्न में बोर्ड ने ऐड किए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से थोड़ा बहुत चेंज के साथ आपको क्वेश्चन देखने को बोर्ड में मिल सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो असर्शन रीजन में होता क्या है, एक इंस्ट्रक्शन देखो, ऊपर डायरेक्शन दी गई है, यानी कि आपको एक तो स्टेटमेंट दिया जाता है और दूसरा उसका रीजन लिख करके दिया जाता है, और उसी के बेसिस पर चार ऑप्शन होते हैं जिनको आपको क्लिक करना होता है। ऑप्शन यही सेम रहते हैं सब में, बस आपको स्टेटमेंट और उसके रीजन को पहचानना होता है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, ए कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज ड्राइवर्स मिरर। क्या कॉनकेव मिरर जो होता है वो ड्राइवर्स मिरर की तरह यूज होता है? जी हाँ, ड्राइवर्स मिरर की तरह कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं हम लोग। कॉनकेव मिरर के यूजेज और क्या क्या हो सकते हैं ड्राइवर्स मिरर के अलावा? तो जनरली सर्विलांस के लिए, यानी कि बड़े बड़े स्टोर में, जैसे पहले आप सीसीटीवी कैमरा काम करते हैं उसकी तरह भी ये लगाए जाते थे। क्यों लगाए जाते थे? क्योंकि इसकी खास बात क्या होती है, इसमें जो इमेज बनता है, इमेज इरेक्ट होता है हमेशा, वर्चुअल होता है एंड डिमिनिश्ड होता है, और अगला जो रीजन दिया गया है उसमें रीजन में भी ये दिया गया है कि जो इमेज फॉर्म इन अ कॉन्वेक्स मिरर आर डिमिनिश्ड। तो इसका मतलब ये रीजन भी इसका करेक्ट है और स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मिरर से ही रिलेटेड है। कॉनकेव मिरर इज नॉट यूज एज ए मेकअप मिरर। मेकअप मिरर की तरह कॉनकेव मिरर नहीं यूज होता है। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, मेकअप मिरर की तरह यूज होता है, यानी कि जो कॉनकेव मिरर है उसे हम लोग मेकअप मिरर की तरह यूज करते हैं। मेकअप मिरर समझते हो, जो आपके पार्लर्स में लगे होते हैं या घर में भी जो मेकअप करने का बनवाया जाता है उसमें भी मेकअप मिरर लगे रहते हैं। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है कॉनकेव मिरर का? तो डेंटिस्ट मिरर की तरह भी यूज होता है, रिफ्लेक्टर की तरह गाड़ियों के हेडलाइट में यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, व्हेन दी फेस इज बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर देन द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द फेस इज सीन, यानी कि जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं, यानी फेस को रख रहे हैं, तो ये 6 नंबर केस होता है। कॉनकेव मिरर के केस में 6 केसेस होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसके रिस्पेक्ट में इमेज की पोजीशन। तो उसमें से लास्ट वाला केस है जिसमें वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज हमें मिलता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट फर्स्ट क्या है इसका? इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? फर्स्ट फॉल है और सेकंड जो है वो ट्रू है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ह्यूमन आई से रिलेटेड है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम नियर साइटेडनेस कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नियर साइटेडनेस क्या होती है? जिसमें हमें पास की चीजें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। इसके नाम के जस्ट अपोजिट होता है। नियर साइटेडनेस को हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं, मायोपिया। इसके करेक्शन के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव। इसके करेक्शन के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे अगर जो हमें ये प्रॉब्लम है, हमारी आईज में ये प्रॉब्लम है। इसका रीजन क्या दिया गया है? अब कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन फॉर द नियर साइटेडनेस। तो कन्वर्जिंग लेंस हमारा कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस।
जबकि यहाँ करेक्शन के लिए यूज कौन सा होता है, कॉनकेव। यानी कि दूसरा तो स्टेटमेंट ही गलत है, तो स्टेटमेंट गलत है तो ये तो रीजन बन ही नहीं सकता है, तो पहला करेक्ट है बट दूसरा इनकरेक्ट है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम है व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड between the same two points they are said to be in connected in parallel। बिल्कुल सही बात है कि अगर जो सेम दो पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टेंस लगे हैं, जैसे एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट टर्मिनल, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस इधर लगा है और एक रेजिस्टेंस इधर लगा है, तो इनको हम पैरेलल में बोलते हैं। बिल्कुल सही बात, हम पैरेलल में बोलते हैं, पहला सही है। दूसरा देखो इसका रीजन क्या दिया है, इन केस द टोटल रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज्ड। क्या टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है इस केस में, किससे, देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, उनके अपने रेजिस्टेंसेस से कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर जो एक रेजिस्टेंस हमारा है 2 ओम और दूसरा रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो इनका पैरेलल का जो रिजल्टेंट आएगा यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, क्या उसकी वैल्यू दोनों से कम हो जाती है? बिल्कुल सही बात है, कम हो जाती है। अब इसका फार्मूला क्या होता है देखो, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दोनों को कंबाइन करके आप फार्मूला बनाते हो तो फार्मूला क्या बन जाता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 नहीं सॉरी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब यहाँ पर अगर जो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आंसर मिलेगा देखो, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, यानी 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 अपॉन 2 प्लस 4 6। अगर जो डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा जो वो 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 1 पॉइंट 1 टाइम जाएगा 2 बच जाएगा 3, 1.3 ओम के अप्रॉक्स मिलेगा, जो कि 2 ओम से भी कम है। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट से फर्स्ट स्टेटमेंट का कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है वो बी आने वाला है, यानी कि दोनों करेक्ट हैं यानी ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है इसकी। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल appliances with the metallic body have 3 connections, whereas an electric bulb has a 2-pin connection। तो जो बेटा मेटेलिक बॉडी वाले एप्लियंसेस होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो हैवी एप्लियंसेस होते हैं जनरली, जैसे ब्लोवर हो गया, एसी हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो एप्लियंसेस होते हैं वो 3 पिन कनेक्टेड होते हैं, जबकि जनरली आपके जैसे बल्ब है वो सारे उनके कनेक्शन जो होते हैं वो 2 पिन वाले प्लग लगते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा देखो क्या दे रखा है रीजन में, 3 पिन कनेक्शंस रिड्यूस द हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर। जो 3 पिन कनेक्शन किया जाता है, 3 पिन लगे होते हैं सॉकेट में, जो इस तरीके का सॉकेट होता है इसमें 3 पिन, एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसे सेट किया जाता है। तो 3 पिन कनेक्शन सॉकेट जो होते हैं क्या हीटिंग को रिड्यूस करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। जो 3 पिन कनेक्शन थर्ड पिन यूज की जाती है वो सेफ्टी पर्पस के लिए यूज की जाती है, जिससे कि जो हैवी लोड पड़ता है उस केस में जो एक्स्ट्रा करंट होती है वो इसके थ्रू ट्रांसफर हो जाती है, अर्थिंग में चली जाती है, यानी सेफ्टी पर्पस के लिए इसे यूज किया जाता है, हीटिंग के लिए नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका फॉल्स है और जो पहला है वो ट्रू है, यानी इसका आंसर हो जाएगा पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग पढ़ करके आंसर कर सकते हैं अपने आप ही। मेटल वायर आर मोर प्रोन टू शॉर्ट सर्किट एट हाई टेम्परेचर। प्रोन का मतलब होता है कि ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्या, मेटल वायर आर मोर प्रोन टू शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किटिंग के लिए ज्यादा इनमें देखने को मिलता है हमें, कब, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर। बिल्कुल सही बात है, जो मेटेलिक वायर होते हैं उनमें जब हीट जनरेट होती है
तो उसके ऊपर का इंसुलेशन जो है पिघल जाता है और वो टच होने का चांस बढ़ जाता है, और वायर के डायरेक्ट न्यूट्रल एंड जो लाइव वायर होता है उसके कनेक्शन को ही हम लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग होने का चांस ज्यादा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखो, बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल चेंज विद टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी चेंज होते हैं? तो चेंज तो होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो देखो बेटा, रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होती है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जबकि रेजिस्टेंस जो होता है, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो लेंथ पर भी डिपेंड करता है कंडक्टर की, उसकी मोटाई यानी एरिया पर भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और साथ ही साथ रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है। अब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो स्टेटमेंट तो ये भी सही है, लेकिन इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, बी। दोनों सही हैं, दोनों ट्रू हैं, लेकिन आपस में कनेक्टेड नहीं है, यानी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सही नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन विद मायोपिया, इट मींस शॉर्ट साइटेडनेस, कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट्स एट 25 सेंटीमीटर। जिसको शॉर्ट साइटेडनेस है वो क्लियरली देख पा रहा है 25 सेंटीमीटर तक की ऑब्जेक्ट को। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहला, तो 25 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस को देख पाएगा, बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ये नहीं देख पाएगा। जिसमें शॉर्ट साइटेडनेस होती है वो दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है, लेकिन 25 क्या होता है डिस्टेंस, LDDB, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, तो यहां तक तो वो देख सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, मायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, ये भी बिल्कुल सही है, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है करेक्शन के लिए मायोपिया को, यानी शॉर्ट साइटेडनेस को। लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका नहीं सही है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है और ट्रू है। ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है एंड ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को। अगला स्टेटमेंट उसका रीजन, यानी पहला तो ट्रू है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइंस दैट शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजिनरी लाइंस का यूज किया जाता है, जिन्हें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट से ये बात ट्रू नहीं हो रही है, यानी कि ये रीजन करेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही, यानी कि इसका भी आंसर हमारा क्या आने वाला है, बी आने वाला है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका क्या रीजन है? तो बेटा, अगर जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो ये इनका कॉमन पॉइंट बन जाएगा, और कॉमन पॉइंट पर हमको दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, एक इस साइड में और एक इस साइड में, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन को डिनोट करेंगे। दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक पॉइंट पर कभी पॉसिबल नहीं होती है, तो इसका रीजन यही है। ठीक है, when the two magnetic lines of force intersect to each other, then at the common point there are two directions are represented at a single point, that is impossible. Okay, therefore two magnetic lines of force do not intersect to each other. क्लियर है ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the current in a straight conductor is doubled, the magnetic field strength around it increases. पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखो बेटा, एक कंडक्टिंग वायर में जब करंट फ्लो होती है तो
तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं। अगर जो हम इसकी डिस्टेंस यहाँ से किसी पॉइंट की आर ले लें तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है उसका फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और यहां से पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, यानी कि अगर जो आई की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आई बढ़ने पर बी की वैल्यू भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो करंट को अगर जो आप डबल कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, दूसरा स्टेटमेंट रीजन देखो क्या दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो यही इसका रीजन दिया गया है। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। The curved VI graph represents a non-ohmic conductor। बेटा ओमिक एंड नॉन ओमिक दो टाइप के कंडक्टर हो सकते हैं। तो ओम्स लॉ को जो फॉलो करते हैं वो ओमिक कंडक्टर होते हैं और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। तो बेटा जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो करते हैं। ओके, ये तो ओम्स लॉ होता है। तो बेटा यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में ग्राफ मिलता है हमें V एंड I के बीच में, वो स्ट्रेट लाइन मिलता है और इसकी जो स्लोप होती है वो रेजिस्टेंस को डिनोट करती है। तो ये स्ट्रेट लाइन होता है ओमिक सर्किट के लिए। ओमिक के लिए, ओमिक सर्किट कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ओमिक सर्किट के लिए तो स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, और नॉन ओमिक सर्किट के लिए बेटा स्ट्रेट लाइन को छोड़ करके कोई भी कर्व हो सकता है। मे बी ऐसे हो सकता है, मे बी ऐसे हो सकता है, कोई भी कर्व देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये नॉन ओमिक सर्किट है इसलिए। दूसरा स्टेटमेंट, इन सच कंडक्टर्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्या इन कंडक्टर्स में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है? तो बेटा ये अभी मैंने बताया करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई किस में होता है, ओमिक सर्किट में होता है, ओमिक सर्किट्स में या ओमिक कंडक्टर्स में। ओके, तो इसका मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट है वो नॉन ओमिक सर्किट कंडक्टर के लिए तो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इन सच कंडक्टर बोला है, इसका मतलब इन्हीं कंडक्टर की बात हो रही है। तो क्या इन कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नहीं, वो नॉन ओमिक कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, उसके अलावा कुछ भी और हो सकता है। क्लियर है? तो इसका पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी इसका आंसर नंबर सी होगा, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इन क्वेश्चन में एक बात ध्यान दो, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा स्टेटमेंट और उसके रीजन को, और एक दूसरे से कनेक्शन भी देखना पड़ेगा। अगर जो कनेक्शन नहीं मैच कर रहा है तो दोनों इंडिविजुअली भी ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से इन क्वेश्चन को करना है। पहला स्टेटमेंट है assertion light bends towards the normal when it enters from air to glass। जब एयर से ग्लास में लाइट एंटर करती है तो एयर कैसा मीडियम है बेटा, रेयरर, ग्लास के कंपेयर में। तो बेटा जब रेयरर टू डेंसर लाइट एंटर करती है, रेयरर यानी कि एयर टू ग्लास, ठीक है, डेंसर, तो जो लाइट बेंड होती है वो किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जब लाइट एंटर करेगी, ये नॉर्मल हो गया, तो लाइट एंटर करेगी तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, पास आ जाती है नॉर्मल के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है पहला। दूसरा देखो, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन ग्लास मीडियम।
ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है, ये रीजन दे रहा है। तो रीजन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डेंसर मीडियम का ज्यादा होता है। और बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ने पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज हो जाती है, और इसी वजह से जो लाइट है वो बेंड होती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाने पर। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, और दूसरा वाला स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है करेक्टली। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। Myopia can be corrected by using a concave lens। अभी ये हम लोगों ने देखा भी था, तो ये तो बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कॉनकेव लेंस डाइवर्ज लाइट रेज बिफोर द एंटर द आई। आई में एंटर करने से पहले ही जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्ज कर देता है लाइट रे को। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो कुछ ऐसा होता है, जो आई का स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके से, तो यहां पर लेंस होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। जब लाइट एंटर करती है आई में, तो यहां से इसका डाइवर्जन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कन्वर्जिंग होने लगती है, यानी बेंड होने लगती है। और इसका कुछ रेटिना से पहले ही, जब रेटिना पर इमेज बनता है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, रेटिना से पहले ही उसका इमेज फॉर्म हो जाता है, और ये केस होता है मायोपिया का, यानी कि नियर साइटेडनेस का। तो अगर जो इसका मतलब इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, इसने लाइट को जल्दी बेंड कर दिया, और इसीलिए इमेज पहले बन गया। ठीक है, ऐसा होता कब है? जब हमारी आई बॉल जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, उसकी एलोंगेशन वो इलोंगेट हो जाती है। ठीक है, और लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाती है, तो इस केस में हमें मायोपिया होती है। तो इस केस में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है? इस लाइट रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज होने के बाद ये लाइट रे कहां पर इंसिडेंट होती है? जाकर के रेटिना पर, इससे हमें ऑब्जेक्ट फिर से दिखाई देने लगती है। तो आंख में लाइट को एंटर करने से पहले ये लेंस डाइवर्ज करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, और यहाँ पर रीजन भी सही है, यानी एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा? ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन असर्शन है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। इसमें एक कोर यूज कर लेंगे, और इसका कनेक्शन जब कर देते हैं बैटरी या सेल से, तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है। सोलेनॉइड जब करंट फ्लो होती है तो मैग्नेट की तरह काम करता है, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ बन जाती है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो ये बेटा टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये करंट बेस्ड होते हैं, यानी कि आप करंट अगर जो इसमें फ्लो कराओगे तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, अगर जो करंट आप नहीं फ्लो कराओगे तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। दूसरा स्टेटमेंट इट लॉसेस मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ। बिल्कुल सही बात है, यही बात तो बता रहे हैं कि करंट अगर जो आप ऑफ कर दोगे तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है पहले स्टेटमेंट को। क्लियर है? यानी रीजन इसका सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन assertion है the image formed on the retina is virtual and erect। virtual and erect बेटा हमारी रेटिना पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इरेक्ट नहीं होती है, वो इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड।
रेटिना पर जो इमेज बनती है बेटा कुछ इस तरीके से बनती है। ये आई लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई लेंस के लिए जो लाइट रे आती है। तो इस तरीके से इमेज बनती है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट अगर जो ऊपर की तरफ है तो इमेज हमारी नीचे की तरफ होती है, यानी इन्वर्टेड होती है। क्लियर है? और रियल इमेज होती है क्योंकि रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करती है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, दी आई लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल सही बात है। आई लेंस जो हमारा होता है बेटा वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ओके, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला गलत हो गया है, दूसरा सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट assertion है, the equivalent resistance in parallel combination is less than the smallest resistance। अभी हमने इसकी बात की थी कि पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम होता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट हैज मल्टीपल पाथ। करंट के पास हमारे मल्टीपल पाथ होते हैं, यानी एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है बेटा। अगर जो आप सर्किट में देखोगे दो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हैं कुछ इस तरीके से, तो अगर जो इस पास से आई करंट आएगी तो यहाँ पर करंट के पास दो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, I1 I2, I1 I2, ये I1 और ये I2, ये R1 R2। दोनों रेजिस्टेंस से अलग अलग करंट जाती है। जो रेजिस्टेंस कम होता है उससे ज्यादा करंट पास करती है, जो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उससे कम करंट पास करती है। ओके, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। और यही रीजन बनता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि यहां पर ये एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है और दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, assertion, the resistance of a conductor increase if length is increase। बिल्कुल सही बात है, लेंथ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अभी फार्मूला बताया भी था इससे पहले, रो एल अपॉन ए होता है, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, अगला है उसका रीजन दिया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। नहीं बेटा, ओनली टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि ये तो चार फैक्टर्स पर मेजरली डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर, लेंथ पर, मटेरियल पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, ठीक है, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। यानी पहला तो करेक्ट है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन फॉर ए रियल इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स इज पॉजिटिव। रियल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा वो पॉजिटिव नहीं होता है, रियल इमेज के लिए निगेटिव होता है। देखो मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो मैग्निफिकेशन है इसका फार्मूला क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मिरर के केस में अगर जो हम बात करें तो इसका फार्मूला माइनस बी अपॉन यू के बराबर भी होता है। तो अगर जो रियल इमेज है, रियल इमेज, तो रियल इमेज देखो कब बनता है, जब आपका देखो u तो निगेटिव होता ही है मिरर के केस में, चाहे लेंस के केस में हो चाहे मिरर के केस में, u तो हमेशा निगेटिव होता है। और v की बात करें तो मिरर के केस में v भी निगेटिव होता है अगर जो रियल इमेज है आपका। तो बेटा अगर जो ये दोनों निगेटिव वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और एक निगेटिव बचा रह जाएगा, यानी कि ये निगेटिव ही मिलेगा। यानी रियल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन है इसकी वैल्यू लेस देन 0 यानी कि निगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया बेटा। देखो मैग्निफिकेशन दो चीजें बताता है, एक तो नेचर बताता है, इमेज का नेचर कैसा है, यानी कि रियल है या आपका वर्चुअल है, ठीक है। साथ ही साथ वो बताता है मैग्निफिकेशन की साइज कितना है। मैग्निफिकेशन जैसे अगर जो निगेटिव दिया है तो उससे पता चल जाएगा कि
रियल है या वर्चुअल है। जैसे मान लो प्लस का 1 दिया है, प्लस का 1 का मतलब होगा कि मैग्निफिकेशन प्लस है यानी वर्चुअल इमेज है। ठीक, दूसरा साथ ही साथ क्या पता चलेगा, 1 का मतलब क्या होगा, दोनों का साइज बराबर है तब 1 मिलेगा। अगर जो साइज इमेज का बड़ा होगा तो एक से ज्यादा मिलेगा, यानी कि अगर जो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब इमेज का साइज बड़ा है, और अगर जो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा, इमेज छोटा बन रहा है तो उस केस में ये लेस देन 1 बनेगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आपका नेचर भी बताता है, अगर जो प्लस है तो वर्चुअल इमेज, अगर जो माइनस है निगेटिव है तो रियल इमेज, और साइज के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। रियल इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स आर इन्वर्टेड। रियल इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स, मिरर में जो रियल इमेज बनते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड रहते हैं। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। वर्चुअल इमेज हमारे इरेक्ट होते हैं और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहते हैं। बेटा ये वर्ड इन्वर्टेड हमेशा रियल इमेज के साथ ही लगा रहता है, अलग नहीं होता है उससे। क्लियर है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट, यानी डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो अब न्यूमेरिकल बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया है, तो इसे समझते हैं। 100 watt bulb is glowing more than 40 watt bulb when connected in parallel across a V source, यानी वोल्टेज सोर्स से अगर जो कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ अमाउंट हो सकता है यहाँ, जनरली 220 मान लो आप, यहाँ पर 220 वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है, यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो इस केस में दो बल्ब हैं, एक 100 वॉट का है, देखो बेटा एक वोल्टेज लगा हुआ है 220 वोल्ट, और इससे दो बल्ब कनेक्टेड हैं जो कि पैरेलल में है। बल्ब का मतलब वैसे आप समझ सकते हो डायरेक्ट रेजिस्टेंस ही कनेक्टेड है। एक बल्ब यहां पर लगा हुआ है और एक बल्ब यहां पर लगा हुआ है, दोनों पैरेलल में इस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये 100 वॉट का है और एक 40 वॉट का है, तो इनमें से 100 वॉट ज्यादा ग्लो करेगा। क्यों ऐसा? 100 वॉट ज्यादा ग्लो कर रहा है, ये बोल रहा है स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल ट्रू है, 100 वॉट वाला ही ज्यादा ग्लो करेगा। अब क्यों करेगा ग्लो, ये समझते हैं। तो यहाँ पर इसका रीजन यहाँ पर जो लिखा गया है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर फार्मूला लिखा गया है, तो ये फार्मूला पावर का बेटा होता है, तो पावर का फार्मूला देखो वी स्क्वायर अपॉन आर होता ही है, तो बात बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ के लिए रीजन बन रहा है नहीं, ये समझते हैं। तो बेटा देखो पैरेलल के केस में क्या होता है, वोल्टेज हमारा सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस देखो ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। ठीक है, उल्टा चल रहा है। तो बेटा एक चीज बताओ, जिस पावर का रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या हम लोग यूज करते हैं, वी स्क्वायर अपॉन पी, यानी देखो बेटा जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आ रहा है? उल्टा है, जस्ट बात तो एक ही है, पावर ज्यादा रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा पावर कम, उल्टा है। ठीक, तो पावर देखो किसकी ज्यादा है, 100 वाट की, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, कम रहा होगा रेजिस्टेंस। अब जो पैरेलल में हम बात करें हीट की, तो हीट पर ही ग्लोइंग बेस्ड होती है, तो हीट का फार्मूला पैरेलल के क्या लिए क्या यूज करते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीट ज्यादा होगी, और हीट ज्यादा होगी तो वो ग्लो ज्यादा करेगा, सीधी सी बात है। तो 100 वाट बल्ब ही ग्लो करेगा, और ये बेटा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है नीचे वाला पार्ट, तो आप ध्यान रखना ये वाले को, क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, यानी कि दोनों करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, अगर जो सीरीज में होते हैं तो सीरीज में बेटा 40 वॉट वाला बल्ब जो होता ये ज्यादा ग्लो करता है एज कंपेयर टू 100 वॉट। पैरेलल में है तो इसलिए 100 वॉट वाला ज्यादा ग्लो कर रहा है,
40 वाट के कंपेयर में, ये ध्यान रखना। An object placed at 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter produced an image of the same size. सेम साइज का इमेज प्रोड्यूस करता है। देखते हैं, कॉन्केव मिरर के केस में बेटा 6 केसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें से ये कौन सा केस है? देखो ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हुई है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो बेटा यहाँ पर देखो 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, यानी यहाँ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, और 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, यानी कि सी पर रखी हुई है ऑब्जेक्ट। बेटा जब ऑब्जेक्ट सी पर होती है तो इमेज भी इसका सी पर ही बनता है और सेम साइज का बनता है, इन्वर्टेड रियल इमेज बनता है। क्लियर है? तो सेम साइज का इमेज बनता है, बिल्कुल सही बात है, यानी पहला करेक्ट। दूसरा, for a spherical mirror when the object is at center of curvature, यानी u is equal to 2f पर ऑब्जेक्ट है, then magnification is exactly -1। अभी मैंने मैग्निफिकेशन के बारे में बताया था, -1 का मतलब क्या होगा? माइनस बताता है कि इमेज कैसा है, रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही होगा, ठीक है। और 1 का मतलब है सेम साइज, यानी कि जो इमेज का साइज है वो सेम है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, एग्जैक्टली -1 होगा, यानी कि ये दोनों बातें सही भी हैं और एक्सप्लेनेशन भी आपको सही मिल पा रहा है, क्योंकि यही इसका एक्सप्लेनेशन भी बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए हेल्दी ह्यूमन आई द इमेज distant at V remains constant regardless of the object of distance U। हेल्दी आई के लिए हेल्दी आई जो हमारी है, तो उसमें बेटा इमेज जो बनता है वो हमेशा V पर बनता है, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट रहता है, यानी V की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, इमेज की पोजीशन हमेशा कांस्टेंट रहती है, जबकि U की वैल्यू चेंज होती रहती है रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई भी हो, इमेज कहां बनता है? रेटिना पर बनता है हमेशा। तो बेटा रेटिना पर इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, पहली बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। इमेज कहां बनता है? हमेशा रेटिना पर बनता है, और इसीलिए बेटा हम लोग सारी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, चाहे वो पास हो, दूर हो, कहीं। जबकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में 6 केसेस होते थे, और जो आपने पढ़े होंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग इमेज की पोजीशन होती थी, लेकिन हमारे आई लेंस में एक पावर होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी फोकल लेंथ को कंटिन्यूअसली चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, और जिससे हम किसी भी पोजीशन की ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनता है? आई में रेटिना पर बनता है, और हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, द आई लेंस चेंजेस इट्स फोकल लेंथ टू इंश्योर द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट रेटिना, बिल्कुल ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की, वो हमेशा चेंज हो सकती है, इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, आपके पास हो, दूर हो, कहीं पर भी हो, लेकिन उसका इमेज हमेशा कहां पर बनता है? रेटिना पर। तो ऐसी कैपेबिलिटी होती है हमारी आईज में, जिसे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। ओके, तो इसका भी कौन सा सही होगा? ए। तो ये बेटा 20 क्वेश्चंस थे एसर्शन रीजन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो इतने के बेसिस पर, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन भी हम लेकर के आए हैं यहाँ पर, जो कि रिलेटेड है आपके मैचिंग वाले से, कॉलम मैचिंग से। ऑप्शनल क्वेश्चन है ये भी, कॉलम मैचिंग से रिलेटेड है, तो ये भी बोर्ड पैटर्न ने इस बार इंक्लूड किया। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें 2 कॉलम होते हैं, जिसमें से मैच करके हमें सही ऑप्शन को करेक्ट करना होता है, ये इसका इंस्ट्रक्शन है।
पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन ये होते हैं, थोड़ा बस समझदारी से काम लो। हालांकि इसमें एक क्वेश्चन नहीं होता है, 3 4 5 क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं एक में ही। पहला है लेंस फार्मूला, तो इसमें से लेंस फार्मूला बेटा कौन सा है, ये दूसरा नंबर का, पहले का दूसरा हो गया। स्नेल्स लॉ कौन सा है, स्नेल्स साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c बाई v, यानी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना होगा। नेक्स्ट पावर ऑफ लेंस जो कि 1 अपॉन f के बराबर होगी, वैसे अब एक ही बचा था तो लास्ट वाले से मिलेगा। देख लेते हैं कौन सही है, पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा बेटा एक में ही मिल रहा है, और भी चेक कर लेते हैं, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कॉलम है, कॉर्निया, आइरिस, सिलेरियस, प्यूपिल। तो बेटा ये आई से रिलेटेड पूरा का पूरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आई के बारे में समझ लेते हैं। देखो आई में क्या कॉन्सेप्ट चलता है, देखो ये आगे थोड़ा सा पार्ट इस तरीके से दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आगे कॉर्निया होता है, आगे वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया क्या होता है, आई की आउटर लेयर होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, तो ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और एंटरिंग यहीं से होती है लाइट की, सबसे पहले आंख में लाइट कहां से एंटर करती है, कॉर्निया से। कॉर्निया के बाद एक पार्ट होता है पुपिल, जो कि ओपनिंग होता है बीच में ब्लैक, और उसके चारों तरफ का पार्ट जो होता है उसे हम लोग आइरिस बोलते हैं, आइरिस। तो ये पुपिल, ठीक, और इसके इधर उधर जो पार्ट होता है वो आइरिस होता है, आइरिस। ये देखो आइरिस क्या करता है, आइरिस पुपिल के साइज को चेंज करता है, यानी कि जितने लाइट के अमाउंट को एंटर करना होगा वो पुपिल से एंटर करेगा, लेकिन कितना अमाउंट एंटर करना है उसके लिए पुपिल के साइज को एडजस्ट कौन करता है, आइरिस करता है। जैसे हम लोग ब्राइट लाइट से अचानक से डार्क रूम में जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है हमको नॉर्मल होने में आइज को, क्यों, क्योंकि पुपिल का साइज अब उसमें छोटा होने लगता, बड़ा होने लगता है, और इसलिए बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आइरिस की हेल्प से ऐसा काम होता है। इसके बाद लाइट कहाँ एंटर करती है, आई लेंस से, आई लेंस से होकर के रेटिना पर इमेज बनाती है। तो आई लेंस से कनेक्टेड होती है हमारी सिलेरी मसल्स, और सिलेरी मसल्स की हेल्प से ही जो हमारा लेंस है इसकी फोकल लेंथ एडजस्ट होती है, यानी फोकल लेंथ का साइज जो एडजस्ट होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन वाला कॉन्सेप्ट, वो फोकल लेंथ के चेंज होने की वजह से होता है, और वो करता किसकी हेल्प से है, सिलेरी मसल्स की हेल्प से करता है। और फिर ये लाइट कहां पर पड़ती है, जाकर के रेटिना पर, और वहां हमारा फाइनल इमेज बन जाता है, रेटिना पीछे होती है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक आई का है, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना सफिशिएंट है जानना। देखते हैं कॉर्निया, कॉर्निया क्या काम करता है, प्रोवाइड एन ओपनिंग फॉर द लाइट, नहीं, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट, नहीं, बेंड लाइट एंड प्रोटेक्ट द इनर आई, ये इसका ऑप्शन सही है। यानी कि कॉर्निया हमारी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इनर आई को, और लाइट को बेंड करती है। बेंड क्यों करती है, क्योंकि कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एयर से, तो इसलिए लाइट बेंड भी होगी, वहां पर एंटर करते ही बेंड होना स्टार्ट हो जाती है। आइरिस क्या करती है, पुपिल के साइज को मैनेज करती है। तो क्या करती है इसमें से देखो, कंट्रोल, कंट्रोल करती है किसको, अमाउंट को, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करती है जो आई में एंटर करता है। अब एंट्री होती कहां से है, तो वो पुपिल के थ्रू होती है, जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग कौन सी होती है, पुपिल। तो इसका तो ये हो गया। अब बच्चा एक, तो देखो शेप, यानी कि अल्टर द शेप ऑफ लेंस, लेंस के शेप को कौन चेंज करता है, तो वो सिलेरी मसल की हेल्प से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, ठीक, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो डिफेक्ट से, आई डिफेक्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन।
अपने आप बंद हो जाता है। और एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इसमें थोड़ा सा शेप चेंज होती है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। और एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इसमें थोड़ा सा शेप चेंज होती है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस होती हैं, उसका ओरिएंटेशन, उसमें प्रॉब्लम होती है उसको देखने में। ठीक है, तो इनमें करेक्शन के लिए कौन से लेंस होते हैं, वो दूसरे कॉलम में है। तो मायोपिया के लिए तो हमने कई बार पढ़ लिया कि कॉनकेव लेंस यूज होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। और जनरली जो प्रेस बायोपिया है, ये भी क्या होती है, ओल्ड एज लॉन्ग साइटेडनेस होती है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया ही होती है प्रेस बायोपिया। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर बाइफोकल लेंस दिया गया है ऑप्शन में, जो कि ये भी सही होगा। या अगर जो कॉनकेव होता तो कॉनकेव भी हम ऐड कर सकते थे, इसकी जगह पर कॉनकेव भी यूज होता था अगर जो यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया ना गिवन हो। फोकल लेंथ दिया गया है ऑप्शन में, जो कि ये भी सही होगा। या अगर जो कॉनकेव होता तो कॉनकेव भी हम ऐड कर सकते थे, इसकी जगह पर कॉनकेव भी यूज होता था अगर जो यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया ना गिवन होता तो बचा गया सिलेंड्रिकल लेंस, किसके करेक्शन के लिए यूज करते हैं, एस्टिग्मेटिज्म के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहले का थर्ड एक में ही है वैसे, और बी का फर्स्ट। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इधर यूनिट दी हुई है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम इंटू मीटर। फार्मूला क्या होता है रेजिस्टिविटी का, आर ए अपॉन एल। तो बेटा इसकी यूनिट देखो ओम हो जाएगी, रेजिस्टेंस के ऊपर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से एक मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर। तो पहले का तो लास्ट हो गया चौथा। अब दूसरे का पोटेंशियल का क्या होता है बेटा, जूल पर कूलम या वोल्ट। जूल पर कूलम को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। फार्मूला क्या होता है, W अपॉन क्यू। वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, W अपॉन क्यू, W जूल पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वॉट इनटू आवर, ये कहां से बनी है, पावर का फार्मूला बेटा क्या होता है, W अपॉन टी, या तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, इन दोनों में से कोई भी फार्मूला हो सकता है। तो यहां से बेटा अगर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम देखें तो इसको हम पावर इनटू टाइम भी बोल सकते हैं, पावर की यूनिट वॉट होती है, और इसकी आवर या सेकंड या कुछ भी हो सकती है, ठीक, टाइम की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए और चार्ज के लिए पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा दो में है, दूसरे का तीसरा ये लास्ट वाले में है। लास्ट वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बेटा आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल को मैच करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला रेजिस्टेंस का सिंबल है, दूसरा वोल्टमीटर का थर्ड वाला है, और सेल का सेकंड, और की का स्विच ये। तो पहले का तीसरा एक ही है, तो यही सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मिरर से रिलेटेड और उसके यूजेज है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं, कॉनकेव मिरर का तो इसको हम डेंटिस्ट मिरर के रूप में भी यूज करते हैं, सोलर कुकर में भी यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर की फॉर्म में। तो ये सही हो जाएगा, पहले का दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा सब में ही छोड़ो। अगला कॉन्वेक्स, तो इसको बेटा हम साइड मिरर या ड्राइवर्स मिरर की तरह भी यूज करते हैं, जो कॉन्वेक्स मिरर है। तो दूसरे का पहला दो में है, यानी अभी दो बचे हमारे पास ऑप्शन। अगला प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। प्लेन मिरर से बेटा जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक, आप मिरर वाला पूरा का पूरा टॉपिक वीडियो जो है वो देख सकते हैं, वहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो प्लेन मिरर से, तो सी का पांचवा ये, इसका मतलब ऑप्शन ए तो सही हो गया। बाकी देखना देख लो। रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, डेविएशन होता है लाइट का, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो डेविएट होती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक, सरफेस से बाउंस बैक यानी वापस रिटर्न हो जाती है, तो उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। तो बेटा अगर जो रेजिस्टेंस पर इस तरीके से एरो लगा दिया जाए
तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बन जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। दूसरा ए बना हो तो अमीटर होता है, और ये तो सेल का है ही, अभी देखा भी था हमने। और ये बेटा क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग होती है। देखो एक वायर से दूसरा वायर बिना टच करे हुए कैसे बनाया जाता है, ऐसे, इस तरीके से। इसका मतलब होता है इस वायर को ये वायर टच नहीं कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहले का तीसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस, पहले का तीसरा 3 में है, दूसरे का चौथा 1 में ही, ऊपर वाले, ये सही हो जाएगा। टाइम बचाने का तरीका है कि अगर जो आप ऐसे मैच करो। अगला क्वेश्चन, ये भी यूनिट बेस्ड है। ओम किसकी यूनिट होती है बेटा, रेजिस्टेंस की, ठीक। पहले का चौथा 2 में है, यानी इन 2 में से अब कोई करेक्ट नहीं होना। वॉट किसको होती है, पावर की। तीसरे का पहला, तो इन दोनों में से देखो पहला तीसरे का इसमें है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो गया। मैच करना, लास्ट मैच करो, किलोवाट आवर किसका होगा, तीसरे का पहला, तो इन दोनों में से देखो पहला तीसरे का इसमें, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो गया। मैच करना, लास्ट मैच करो, किलोवाट आवर किसका होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, यानी दूसरा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, किलोवाट आवर वाला क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है बेटा। किलोवाट आवर एक तो एनर्जी की यूनिट है बेटा, पावर की नहीं है, ये ध्यान रखना, बच्चे इसको पावर की यूनिट लगा देते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक। ये भी याद रखना है आपको, बहुत बार पूछ लिया जाता है ये। कैसे निकालते हैं किलोवाट आवर को जूल में, कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, किलो का मतलब होता है 1000, वाट आवर, और आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो बेटा ये 3600 हो गया, और साथ में ये 3 0 1 2 3, वॉट इनटू सेकंड, वॉट इनटू सेकंड बेटा जूल के बराबर हो जाता है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, या तो आप ऐसे लिखो, या तो आप इसे पावर में कितना लिख सकते हो, इतने जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट, सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लॉ। देखो कहां-कहां ये अप्लाई होगा। पहला है प्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट होता है। सोलेनॉइड एक लॉन्ग कॉइल वायर होता है। और फ्लेमिंग लॉ कहां यूज होता है, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड को याद रखना बेटा मोटर के कॉन्सेप्ट से। मोटर में हम क्या करते हैं, करंट को इनपुट पर देते हैं, और आउटपुट पर हमको क्या मिलता है, फोर्स, मोशन मिलता है। तो मोटर के केस को आप याद रखो, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहां पर लगता है, ठीक। देखो इसमें इनपुट आउटपुट आपको ध्यान है, इनपुट पर हम क्या, कौन सी एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट पर कौन सी एनर्जी मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, यानी इनपुट पर हम करंट देंगे और आउटपुट पर हमको फोर्स मिलेगा, मोशन मिलेगा, ठीक है। और इस फोर्स की डायरेक्शन को हम किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लॉ की, लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा ये, तो मैच कर लो। पहले का तीसरा 1 में ही है, तो ये सही हो जाएगा। अगला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये तो हीट का फार्मूला है। इसको बेटा जूल्स लॉ भी बोलते हैं। हीट का फार्मूला है, लेकिन जूल ने इसको दिया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। टंगस्टन फिलामेंट, ये बल्ब से रिलेटेड है। सेफ्टी डिवाइस कौन सी, फ्यूज है। फ्यूज सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज होता है। नाइक्रोम वायर कहां यूज होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में, प्रेस में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहले का सेकंड 2 में, दूसरे का लास्ट फोर्थ, तो ये 1 में, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आज 10 क्वेश्चन ये और 20 क्वेश्चन असर्शन और डिवीजन पर बेस्ड थे। आप लोग इनको अच्छे से कर लेना, और इसके बेसिस पर आप आगे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, और बहुत सारे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे।